हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जगत मोनेरा को, जिसमें हमने मोनेरा के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। और आज का पॉइंट है हमारा प्रोटिस्टा जगत। सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का जीव जगत का वर्गीकरण का। और आज हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्रोटिस्टा जगत। सभी एकोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि आपके लिए टेबल में बताया गया था कि मोनेरा को छोड़कर सारे जितने भी किंगडम हैं उनमें सेल जो होती है वो यूकेरियोटिक टाइप की पाई जाती है। और ये जो एनिमल होते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकोशिकीय होते हैं। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं पाई गई। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपवंग, फफूंद, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। तो किसको किसको रखा गया है? क्राइसोफाइट के लिए आगे पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट में जो समूह है हमारा, ये सारे समूह दिए गए हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपवंग, फफूंद, प्रोटोजोआ, ये सारे हमारे ग्रुप हैं। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? एकैरियोटिक होते हैं, यानी जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी सेल में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यानी सुसंगठित केंद्रक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है और झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग ऑर्गन पाए जाते हैं लेकिन वो झिल्लीबद्ध यानी जैसा कि एक वेल डेवलप्ड सेल में पाए जाने चाहिए वो सारे स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पश्चिमाभ भी होते हैं। कसाब यानी फ्लैजिला और सीलिया भी पाए जाते हैं। हम प्रोटोजोआ में बात करेंगे इसकी। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं एगुमनस जाइगोट बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह का पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा जगत में ही बात करते हैं क्राइसोफाइट ग्रुप की। क्राइसोफाइट ग्रुप, इस समूह के अंतर्गत डाइटम, सुनहरे शैवाल, डेस्मेट आते हैं। जो सुनहरे शैवाल होते हैं उनको हम डेस्मेट बोलते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा यानी सूक्ष्म मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। ये क्या करते हैं? इनका एक स्थिर प्लेस नहीं होता है, ये जलधारा यानी पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है। भित्तियों में क्या पाई जाती है? सिलिका पाया जाता है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डाइटम्स अपने परिवेश, वासस्थान एवं कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाइटमी मृदा कहते हैं। जहाँ पर ये डाइटम्स होते हैं जो यानी ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो अवशेष बच जाते हैं वो मिट्टी में रह गए कहीं ना कहीं, तो जहाँ पर ये रह गए हैं उस एरिया की मिट्टी को हम बोलते हैं डाइटमी मृदा। कड़मय होने के कारण इस मृदा को उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्पंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। ये क्या हैं? समुद्र के मुख्य उत्पादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डायनोफ्लैजिलेट। बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले तथा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या है? सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं, जो बाह्य यानी जो डायनोफ्लैजिलेट ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह में सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होती हैं। कितनी कसाब होती हैं? दो कसाब होती हैं। दो कसाब होती हैं जिसमें एक लंबवत होती है, दूसरी अनुप्रस्थ होती है रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होती है। प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनिया लैक्स। जो गोनिया लैक्स होता है उसकी जो डायनोफ्लैजिलेट विस्फोट की संख्या में विस्फोट होता है,
जिससे समुद्र का पानी क्या होता है, लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्रोटिस्टा जगत के थर्ड समूह की बात करते हैं। थर्ड समूह में बताया गया कि यूग्लिनोइड में बताया है कि इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर जल मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है। सेल वाल की जगह क्या होती है, पेलिकल, प्रोटीन से बनी हुई पेलिकल की झिल्ली होती है, जिससे क्या होता है, कवर्ड रहती है सेल, जो इनकी संरचना को लचीला बनाता है। इनमें 2 कसाब होती हैं। कितनी कसाब होती हैं? 2 फ्लैजिलेट होती हैं, जिसमें एक छोटा होता है तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। यूग्लिना क्या करता है, यहाँ पर ये जो दिया गया है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये यूग्लिना है। क्या है? यूग्लिना। यही एक जीव ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसको पादप भी बोल सकते हैं, प्लांट भी बोल सकते हैं। जैसा हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो जीवित और मृत दोनों के बीच की कड़ी होता है वायरस। यानी अगर उसको वो एनवायरनमेंट में रहता है, यानी किसी प्लांट के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ना हो गए, तो वो मृत होता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाता है, प्लांट या एनिमल के ऊपर आ जाता है, तो वह जीवित हो जाता है, लिविंग हो जाता है। ऐसे ही यूग्लिना है हमारा। यूग्लिना क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से वह पादप भी बोला जा सकता है, और वह मोटाइल होता है, चल होता है इस वजह से। और उसमें कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन में पाए जाते हैं, जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। इस वजह से उसको हम एनिमल कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर ये क्लोरोफिल यानी प्रकाश होता है, अगर प्रकाश नहीं भी होगा तो भी अपना भोजन जो पैरासाइट के रूप में पा सकता है, यानी दूसरों पर निर्भर होकर ये अपना भोजन कर सकता है। और जब प्रकाश होगा तो सपोज ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपवंग फफूंद की। फोर्थ पॉइंट है अपवंग फफूंद। अपवंग फफूंद कवक मृतोपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। जब एक अनुकूल परिस्थिति आती है तो प्लाज्मोडियम की तरह क्या करते हैं, ये समूह कई फीट तक ये इनकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या है, बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणु का परिक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी वायु के साथ क्या करते हैं, ये परिक्षेपण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोटोजोआ, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो भी बच रहा है हमारा। तो प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परवच्ची अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूह में बांटा जा सकता है। एक तो अमीबीय प्रोटोजोआ होते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर, समुद्री जल यानी मैरीन वाटर तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। काय के होते हैं, सिलिका के कवच होते हैं, जो कि सिलिका ऐसी चीज़ है जो जल्दी गलता नहीं है, जैसा कि हमने डाइटम्स में देखा था। इनमें से कुछ ऐसी एंटमीबा परजीवी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कसाबी प्रोटोजोआ की, जिन प्रोटोजोआ में फ्लैजिला पाई जाती है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वच्छंद भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। इनकी बॉडी में क्या होता है, फ्लैजिला पाई जाती है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। जितने भी पैरासाइट होते हैं जिनमें फ्लैजिला पाई जाती है वो क्या होते हैं, बीमारी के कारण होते हैं, जिनसे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी हो जाती है। इनसे क्या होता है, एक निद्रालु नामक बीमारी हो जाती है। वह प्रोटोजोआ है हमारा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा अच्छा हमारी बॉडी में इंटैक्ट कैसे होता है, पहुंचता कैसे है, तो एक मक्खी के द्वारा लाया गया होता है। इसका नाम होता है सीसी मक्खी। अगर वो काट लेती है तो हमें एक नींद की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमावी प्रोटोजोआ की। ठीक है, ये जलीय
ये जलीय होते हैं यानी एक्वाटिक होते हैं, जो कि वाटर में पाए जाते हैं हमारे, तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हज़ारों की संख्या में पश्चमाभ होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, जैसा कि हमारा पैरामीशियम में पाया जाता है। इनमें एक गुहा ग्रशिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। क्या होता है? बाहर की तरफ खुलती है, ग्रशिका होती है। पश्चमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण जैसे पैरामीशियम हो गया। अभी पैरामीशियम का स्ट्रक्चर्स दिखा देंगे। स्पैरोजोआ, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोआ। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु स्पोर जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक मलेरिया का पैरासाइट होता है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा फेमस है मलेरिया बीमारी, ठीक है। तो इसमें क्या है? प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट है कवक जगत। तो ये जो जगत है कवक फंजाई जगत है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए शो करा दें। यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारा पैरामीशियम दिया गया है, तो इसकी जो आउटर बॉडी पे ना क्या दिए हैं? सीलिया दिए हैं, छोटे छोटे ऐसे सीलिया होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करता है, चलता है। ये हमारा अमीबा दिया है, इसका कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, ये इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका। ये हमारा यूग्लिना पाएगा, इसमें फ्लैजिला होती है, ये इसमें ही हमारा क्लोरोफिल भी पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। चलिए ठीक है।